तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है केमिकल बिहेवियर ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, इसके बाद जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं, मींस हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, इनका भी डिस्कशन करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये केमिकली एल्कली मेटल्स से कम रिएक्टिव है। समझ गए ना, कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। उनके रिस्पेक्ट में अगर हम इन मेटल्स की बात करें तो ये रिलेटिवली कम रिएक्टिव होते हैं। इसका कारण है कि इन मेटल्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मोस्टली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वो काफ़ी हाई है और इनका जो एटॉमिक साइज होता है वो भी क्या है, एल्कली मेटल से काफ़ी स्मॉल है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं मिलके इनको लेस रिएक्टिव बना देते हैं। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो बेरिलियम से और बेरियम तक लगातार ये बढ़ेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्रुप में हम जैसे नीचे चलेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो एटॉमिक साइज बढ़ी और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो तो ऐसा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और यही रीज़न है कि बेरिलियम से बेरियम तक इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो यही लिखा हुआ है कि रिलेटिवली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव टू एल्कली मेटल्स ड्यू टू हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड स्मॉल साइज, मतलब एटॉमिक साइज। तो इनका जो रिएक्टिविटी है वो इस तरह से दिखती है और बेरिलियम से लेके बेरियम तक लगातार इंक्रीज होगी। रीजन है साइज बढ़ना और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना। अब हम आते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, कि ये अगर एयर में रखे जाएं, इनको जलाया जाए या इनको हीट दी जाए तो एयर के साथ इनका क्या एक्शन होगा। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं केमिकली इनर्ट होते हैं एक लो टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर में बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई रिएक्शन नहीं करते एयर से, मींस ऑक्सीजन से या उसमें जो भी और अदर एलिमेंट्स हैं। बट अगर हाई टेम्परेचर रखा जाए, हाई अमाउंट में एनर्जी दी जाए, मींस हीट दी जाए, तो फिर ये एयर से रिएक्शन करते हैं, मींस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करते हैं और क्या बना लेते हैं, नाइट्राइड। समझ गए ना। तो इस तरह से यही लिखा है कि बेरिलियम मैग्नीशियम इनर्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर ड्यू टू पैसिव नेचर। पैसिव नेचर का मतलब है कि एलिमेंट की सरफेस पर एक ऐसी थिन लेयर बन जाती है ऑक्साइड की जो इनर्ट होती है और वो लेयर इनकी सरफेस को दूसरे एलिमेंट्स या दूसरे कंपोनेंट से रिएक्शन करने से रोक देती है। इसी को बोला गया है पैसिव कैरेक्टर। तो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम में मिलता है। बट ऑल अदर हाईली रिएक्ट, इन दो को छोड़ दें तो बाकी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव हैं। और ये जो मेटल्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केमिकली इनर्ट हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम। अगर हम हाई टेम्परेचर रखें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाते थे। ये लिखा है कि ऑल मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। जैसे ये है, पहला है नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो बना इनका, ये है नॉर्मल ऑक्साइड जो कि बेरिलियम से बेरियम तक सभी बना, मतलब हाई टेम्परेचर में रखा जाए तो सभी नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। और दूसरा है परऑक्साइड जो कि काफ़ी बड़े जो कैटाइंस हैं जैसे बेरियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, इनके साथ बनते हैं परऑक्साइड, इनके सुपर ऑक्साइड नहीं बनते। और रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करें तो अभी हमने देखा है कि बेरिलियम से और बेरियम तक लगातार ऑक्सीजन के प्रति इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी बच्चों, बढ़ती जाती है। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि अगर हम यहाँ पर एक नाइट्रोजन से भी यहाँ पे लिख दूं मैं कि ऑल, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट फॉर्म नाइट्राइड
विद नाइट्रोजन, मतलब यहाँ M प्लस N2 तो बनता है M3N2, मतलब ये सभी के सभी नाइट्राइड बनाते हैं हाई टेम्परेचर, समझ गए। और यही इनकी रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कि इनका जो है रिएक्शन का ऑर्डर इस तरह से चलेगा। तो ये सभी नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड भी बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स बनते हैं। और ध्यान रखें इनके केवल 2 टाइप्स के ही ऑक्साइड्स दिखते हैं, नॉर्मल और परऑक्साइड। नाइट्राइड सभी बनाते हैं, जबकि अल्कली मेटल्स में देखा था केवल और केवल लिथियम नाइट्राइड बनाता है और कोई भी नाइट्राइड नहीं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर है इनके हाइड्रोक्साइड, जिनका फॉर्मूला होगा MOH होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की बैलेंस ये 2 और OH की 1, तो बना MOH होल ट्वाइस। जितने भी ऑक्साइड्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स, अगर इनको वाटर में रखा जाए तो इस तरह से इनका क्या बन जाता है बच्चों? हाइड्रोक्साइड, समझ गए ना। तो सभी चाहे बेरिलियम ऑक्साइड से लेके और बेरियम ऑक्साइड रेडियम तक चलें, ये सभी MOH होल ट्वाइस टाइप का क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड। इनमें बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के हैं, समझ गए ना। बट अदर जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं बेसिक हैं, मींस ये एसिडिक जो है, मींस डिसॉल्व इन एसिड एंड एल्कली, तो ये सॉरी ठीक है, तो बेसिक होते हैं मींस डिसॉल्व इन एसिड, कि जो बाकी हाइड्रोक्साइड हैं और ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं और एल्कली में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर देखें, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ BeO और BeOH, तो हम देखते हैं कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है और हाइड्रोक्साइड ये एम्फोटेरिक है, मींस ये एसिड में भी डिसॉल्व हो जाएगा और बेस में। तो देखो अगर हम बेस की बात करें तो ये डिसॉल्व होके इस तरह का बेरिलेट आयन बनाता है Na2BeOH होल ट्वाइस। इस तरह से इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स होने के कारण ये OH को क्या करता है, जो है इस तरह से कोऑर्डिनेट कर लेता है और ये बनता है Na2BeOH। तो यहाँ पर ये बेस है, समझ गए ना। तो यहाँ पर ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? एसिड की तरह। और यहाँ पर ये बेस बन गया और यहाँ पर ये है एसिड, तो बेरिलियम क्लोराइड प्लस 2H2O। तो आप देख रहे हैं कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, या आप इसका ऑक्साइड लेके भी यही रिएक्शन बता सकते हैं, तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है, मींस एम्फोटेरिक नेचर होता है। बाकी जो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो लगातार बेसिसिटी उनकी इंक्रीज होगी और वो केवल एसिड में ही डिसॉल्व होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एक वीक बेस होता है, बाकी के सबके हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसका हाइड्रोक्साइड वीक बेस, बाकी सब क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो इनमें जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे ना, तो इनके ऑक्साइड में या हाइड्रोक्साइड में आयोनिक नेचर बढ़ेगा। जब आयनिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, ये जो है, इसके अलावा इनकी जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, ये सब क्या होंगे बच्चों? नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी की बात की गई हो, स्टेबिलिटी की बात, थर्मल स्टेबिलिटी मींस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई हो, बेसिसिटी की, तो आपको इनमें ध्यान रखना है ये आयनिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस तरह से आयनिक नेचर कैटायन का साइज बढ़ने से बढ़ता है और यही रीजन है कि ये लगातार बढ़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं इनके हैलाइड्स। तो देखो बच्चों, जो हैलाइड्स हैं इनका फॉर्मूला होगा MX2, क्योंकि इनकी खुद की बैलेंस 2 है और X की कितनी है? 1। तो यहाँ पर जो X है वो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो सभी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये डायरेक्ट एक्शन से बनते हैं, मतलब मेटल पर हैलोजन की डायरेक्ट एक्शन करा दी जाए तो MX2, और यहाँ पर M मैग्नीशियम से लेके बेरियम तक और हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेरिलियम डायरेक्ट हैलोजन से रिएक्शन नहीं करता,
इनकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें बेरिलियम के कोई ना कोई सॉल्ट या कोई ना कोई कंपाउंड लेने होते हैं। जैसे बेरिलियम फ्लोराइड बनाना है तो अमोनियम, ठीक है, और ये एक सॉल्ट है इसका बेरिलियम फ्लोराइड का, तो इस तरह से NH4 होल ट्वाइस BeF4, जब इसको हीट किया जाता है तो 2 मोल NH4F रिमूव हो गया और बन गया BeF2। ठीक इसी तरह से बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन मतलब कोक और क्लोरीन की रिएक्शन करा दी जाए तो कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव करता है और इस तरह से BeCl2 बन जाता है। तो बेरिलियम फ्लोराइड है, क्लोराइड है, इनको इनडायरेक्ट बनाया जाता है। बाकी जितने हैलाइड्स हैं वो डायरेक्ट हैलोजन की एक्शन से बन जाते हैं। बेरिलियम के जो हैलाइड्स हैं, ठीक है, ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं क्योंकि बेरिलियम की एटॉमिक साइज छोटी है, आयनिक साइज छोटी है, पॉलराइजिंग पावर ज़्यादा है और यही रीज़न है कि बेरिलियम के जो हैलाइड्स हैं वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं। बाकी के जो हैलाइड्स हैं वो आयनिक नेचर के। और ऐसे देखें आप कि आयनिक नेचर कैसे बढ़ेगा, तो जितना बड़ा कैटाइन का साइज उतना ज़्यादा आयनिक नेचर और जितना बड़ा हैलाइड का साइज उतना कम आयनिक नेचर। इसका मतलब है कि फ्लोराइड के साथ सबसे अधिक आयनिक नेचर आएगा हैलाइड्स में, और अगर हम कैटाइन की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयनिक नेचर बेरियम के साथ आएगा। तो अगर हम हैलोजन को फिक्स रखें तो हम देखेंगे कि बेरिलियम से लेके बेरियम हैलाइड तक आयनिक नेचर इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन अगर हम हैलोजन के रिस्पेक्ट में देखें तो जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ेगा आयनिक नेचर कम होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी, ये सब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आयनिक नेचर। जितना ज़्यादा आयनिक नेचर उतने ही ज़्यादा इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। लेकिन अगर हम इनके हैलाइड की सॉल्युबिलिटी की बात करें, देखो यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड थे इसमें तो कुछ भी नहीं सोचना, आयनिक नेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप हैलाइड्स में आते हैं तो थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी के बारे में अलग फैक्टर है। इनके जो फ्लोराइड्स, ठीक है, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं फ्लोराइड का आयनिक नेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही। तो फ्लोराइड में तो आयनिक नेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, समझ गए ना। लेकिन अगर हम अदर हैलाइड्स की बात करें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ये काफ़ी बड़े हैलाइड्स होते हैं। ऐसे में जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो देखो, पहली बात ये बता दूं कि जब काफ़ी बड़े साइज के एनाइन होते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी केवल कैटाइन पे डिपेंड हो जाती है और लैटिस एनर्जी केवल एनाइन पे डिपेंड हो जाती है। ये ध्यान रखना है कि जब लार्ज साइज के क्या हो बच्चों, एनाइन हो, तो हाइड्रेशन एनर्जी केवल कैटाइन पे डिपेंड होती है और जो लैटिस एनर्जी है वो एनाइन पे। और ये हैं लार्ज साइज के जो एनाइंस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोरेट, परक्लोरेट, है ना, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, इस तरह से फॉस्फेट, तो ये बड़े साइज के एनाइन हैं। और चूंकि जो ये हैं मतलब 2+ आइन एल्केलाइन अर्थ मेटल के जो कैटाइन है काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हम एक पर्टिकुलर किसी एक हैलाइड को फिक्स करके, कि मान लो बेरिलियम क्लोराइड से बेरियम क्लोराइड तक चलें या बेरिलियम, ठीक है, आयोडाइड से लेके बेरियम आयोडाइड तक चलें, तो हैलाइड आइन तो फिक्स रहेगा, ठीक है, कि एनाइन की साइज तो नहीं बदल रही है। तो लैटिस एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लैटिस एनर्जी ऊपर से नीचे सेम बनी रहेगी। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी लगातार क्या होने लगेगी बच्चों, डिक्रीज होने लगेगी। और ऐसे में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे मेटल आयन की साइज बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ध्यान रखें जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो भी क्या होने लगेगी बच्चों, डिक्रीज होगी। यहाँ पर जो U है ये तो क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि हैलाइड तो फिक्स है ना, कि जो आप हैलाइड ले रहे हैं वो तो क्या है, फिक्स है, एक ही है। तो ऐसे में साइज जैसे जैसे कैटाइन की बढ़ रही है, और यही रीजन है कि बेरिलियम हैलाइड से लेके बेरियम हैलाइड तक लगातार इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्लोराइड के साथ या ब्रोमाइड के साथ या आयोडाइड के साथ इस ऑर्डर में डिक्रीज होगी। रीजन है केवल हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज होना, लैटिस एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, और जिसके कारण ही लैटिस एनर्जी, ठीक है, रिमेन अनअफेक्टेड। तो हम इस तरह से कह सकते हैं। तो यही रीजन है, ठीक है, कि इस तरह का इफेक्ट पड़ता है।
तो यहाँ पर, और मैं ये बता दूं कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, इनके कार्बोनेट, इनके सल्फेट, इनके हैलाइड्स में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, ये सब इनकी सॉल्युबिलिटी इसी ऑर्डर में चेंज होगी। केवल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड में बस नीचे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि फ्लोराइड काफी छोटा एनाइन है, तो लैटिस एनर्जी केवल एनाइन पर डिपेंड नहीं होगी, वो किसके पे भी डिपेंड हो जाती है, कैटाइन पर भी डिपेंड हो जाती है। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी अगर हम कार्बोनेट की भी देखें, सल्फेट की भी देखें, तो ध्यान रखें कि अगर आप कार्बोनेट में भी चलोगे तो सॉल्युबिलिटी इस तरह से डिक्रीज होगी। देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्लोराइड की बात करें तो इनकी भी सॉल्युबिलिटी का ये ऑर्डर दिखेगा। तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जिनकी सॉल्युबिलिटी ग्रुप में डिक्रीज होती है। तो फ्लोराइड छोड़कर सारे हैलाइड, इसके अलावा कार्बोनेट और सल्फेट, इनकी सॉल्युबिलिटी ग्रुप में नीचे डिक्रीज होगी। बट ये ध्यान रखें कि इनके मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, स्टेबिलिटी हो, इनमें इनसे सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, आयनिक नेचर। ओके, BeCl2 जो होता है बच्चों, ये पॉलीमेरिक नेचर का भी होता है। जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो बेरिलियम क्लोराइड पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है। एक बेरिलियम क्लोराइड दो लॉन पेयर ले लेता है दूसरे बेरिलियम क्लोराइड के क्लोरीन से, और यही इस तरह से एक दूसरे से क्या होते जाते हैं, ये जुड़कर और पॉलीमेरिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो जब सॉलिड स्टेट में है तो बेरिलियम 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, 2 कोऑर्डिनेशन 2 कोवलेंट, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट होती है sp3। समझ गए ना। तो पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है कहाँ, सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp3। जब हम इसे हीट करते हैं और अगर ये वेपर स्टेट में आ जाता है तब ये डाइमेरिक फॉर्म में रहता है। डाइमेरिक फॉर्म में इनका ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन ये डाइमर के फॉर्म में होते हैं और एक बेरिलियम 3 बॉन्ड्स बनाता है, और यहाँ पर जो इनकी हाइब्रिड स्टेट है वो है sp2। और जब टेम्परेचर 1200 केल्विन से ऊपर हो जाए तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाते हैं। समझ गए ना। और मोनोमेरिक फॉर्म में यहाँ पर एक बेरिलियम से 2 क्लोराइड जुड़े हैं, मींस यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है Sp। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मिलेंगे कि बेरिलियम की किस स्टेट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो सॉलिड में sp3, वेपर में sp2 और गैसियस फेज में मोनोमेरिक। बात क्लियर है। इस तरह से ये जब सॉलिड है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारा बेरिलियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, और वो है क्या, हाइड्राइड्स। तो देखो बच्चों, इस ग्रुप के जो कंपाउंड्स हैं वो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। मींस बेरिलियम हाइड्राइड है ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, इस तरह। और ये डायरेक्ट एक्शन से बनते हैं। केवल बेरिलियम हाइड्राइड को छोड़ दें तो बाकी जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनमें डायरेक्ट हाइड्रोजन की एक्शन से ये बन जाते हैं। बेरिलियम हाइड्राइड इनडायरेक्टली बनाया जाता है, और इसके लिए ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराई जाती है। तो 2 बेरिलियम और 4 हाइड्रोजन मिलकर बन गया BeH2, बचा एक Li तो LiCl, और एक बचा Al और 3 क्लोराइड तो बन गया AlCl3। इस तरह से बेरिलियम हाइड्राइड इनडायरेक्ट बनाया जाता है, बाकी हाइड्राइड डायरेक्ट बनते हैं। BeH2 मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं मिलता ये, क्योंकि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ज़्यादा है, तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलता है, कोवलेंट होता है, और इनमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड मिलते हैं। मींस बेरिलियम में अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो क्या होगा कि इनके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ऑर्बिटल क्या है बच्चों, वेकेंट है। तो यहाँ पर इस तरह से जब 2 बेरिलियम एक दूसरे के पास आते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन दोनों के बीच में आ जाता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और एक इस बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इस बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, इसकी वेकेंट ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इसकी वेकेंट ऑर्बिटल। इसी तरह से चलता जाएगा आगे, और यहाँ पर ये पूरा ऑर्बिटल ऐसे मिलके एक बनाना शेप बॉन्ड बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या बन जाता है,
बनाना बॉन्ड बनता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू, मतलब यहां पर कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक हाइड्रोजन का और एक बेरिलियम का, और ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्स को, कौन कौन से, एक तो बेरिलियम के 2 एटम और एक हाइड्रोजन, इनको जोड़ के रखता है, इसलिए इसको बोला गया है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। ये डाइबोरेन में भी देखने मिलेगा। तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड के थ्रू क्या बन जाते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में आ जाते हैं। बात क्लियर है? बाकी हाइड्राइड्स जो है, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सब मोनोमेरिक फॉर्म में डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म मिलते हैं, बट अदर हाइड्राइड्स आर सॉलिड, आयनिक एंड मोनोमेरिक। और इनकी अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो आप चाहे किसी भी ग्रुप में चले जाएं, चाहे आपने एल्कली मेटल्स का देखा या पी ब्लॉक में चले जाओ, ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड का स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि बड़े कैटाइन के साथ छोटा सा हाइड्राइड एनाइन ज़्यादा स्टेबल नहीं बना पाता, और यही रीजन है कि बेरिलियम हाइड्राइड अपने ग्रुप में सबसे स्टेबल होगा और बेरियम हाइड्राइड सबसे कम। बेरिल जो कैल्शियम हाइड्राइड है, इसका यूज, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में किया जाता है लैब में, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोलिथ, मतलब CaH2, ये माइनस में है, प्लस H एंड OH, ये माइनस ये प्लस, तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या 2H2। तो इस तरह से कोई भी हाइड्राइड को, मेटल के कोई भी हाइड्राइड को वाटर में रखा जाए तो हमेशा हाइड्रोजन लिबरेट होगा। इसके अलावा अगर आप और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो जो बाइकार्बोनेट ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, इन एलिमेंट्स के जो बाइकार्बोनेट्स हैं आर एग्जिस्ट, ठीक है, इन सॉल्यूशन स्टेट। इनके बाइकार्बोनेट सॉलिड नहीं मिलते, ये केवल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इनकी जो हार्डनेस है, ठीक है, मतलब वाटर की जो हार्डनेस है वो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण मिलती है। इनके जो नाइट्रेट्स हैं कार्बोनेट्स और सल्फेट्स से हैं, इनको हीट किया जाए तो ये डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, जबकि आपने देखा था एल्कली मेटल्स में केवल लिथियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होता है, जबकि यहाँ पर ये सारे कार्बोनेट्स को किसी को भी हीट कर दें तो ये CO2 लिबरेट हो जाता है। नाइट्रेट को अगर हम, तो नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो ऑक्साइड और ऑक्सीजन लिबरेट होती है, सल्फेट को है तो SO2 और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि ये लेस, ठीक है, थर्मल स्टेबल होते हैं और कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट नेचर थोड़ा ज़्यादा है इनमें, किनके रिस्पेक्ट में, एल्कली मेटल, यही कारण कि ये इजीली डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। और बात रही डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की, तो ग्रुप में नीचे की तरफ डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है आयनिक नेचर के कारण। मतलब इनकी अगर डिकम्पोजिशन, ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो कितना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आयनिक, जितना ज़्यादा आयनिक नेचर उतना ही ज़्यादा इनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर। तो बेरियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक, बेरियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट तक इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, ये सब ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जबकि सॉल्युबिलिटी मैंने इनकी बता दी है आपको, ये दिख रही है। बेरिलियम सो डायगोनल रिलेशन विद एल्यूमिनियम, बेरिलियम सो एनोमलस बिहेवियर ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई पोलराइजेशन पावर, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और बेरिलियम की मैक्सिमम कोवैलेंसी है 4, जबकि अदर एलिमेंट की कितनी होती है 6। तो ये कुछ अलग से पॉइंट लिख दिए मैंने। और इसके अलावा, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको यूज होता है एंटासिड के फॉर्म में, जिसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम कार्बोनेट इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में जो व्हाइट पोर्शन दिखता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से होता है। रेडियम का यूज, ठीक है, कैंसर की रेडियोथेरेपी में होता है। और बेरिलियम मैग्नीशियम नॉट सो फ्लेम कलरेशन बट अदर मेंबर्स सो फ्लेम कलरेशन। कैल्शियम ब्रिक रेड होता है, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड होता है, बेरियम एप्पल ग्रीन होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स नॉट सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और भी जो हमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ध्यान रखना है, इसके अलावा ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, यही इनसे क्वेश्चन बन जाता है। और लास्ट में बचता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो देखो बच्चों, ह्यूमन बॉडी में अबाउट 25 ग्राम तक तो होता है मैग्नीशियम और 1, ठीक है,
1200 ग्राम मतलब 1200 ग्राम तक कैल्शियम होता है, जबकि आयरन 5 ग्राम और कॉपर 0.06 ग्राम तक ही होता है। मैग्नीशियम एज द कोफैक्टर फॉर ऑल एंजाइम दैट यूजेस एटीपी इन द फॉस्फेट ट्रांसफर, कि बॉडी के अंदर जो फॉस्फेट ट्रांसफर में प्रोसेस होती हैं उनमें भाग लेने जो एंजाइम यूज होते हैं उनमें ये एक को फैक्टर की तरह वर्क करता है। कौन? मैग्नीशियम। ये एक क्वेश्चन आ भी चुका है, ऑब्जेक्ट में मिलेगा। क्लोरोफिल में देख लो तो जो है प्लांट पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल वो मैग्नीशियम का ही एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। ठीक इसी तरह से 99% कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ में है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कैल्शियम देखें तो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, इंटरन्यूरोमल, ठीक है, न्यूरोमल ट्रांसमिशन, ब्लड कोएगुलेशन, बहुत सारे इस तरह के फंक्शन में जो है कैल्शियम यूज होता है। इसके अलावा कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में या प्लाज्मा में जो 100 मिलीग्राम पर लीटर, इसको रेगुलेट रखते हैं दो हार्मोन्स, एक कैल्सिटोनिन और एक पैराथायरॉइड। ओके, bone is continuously solubilized and redeposited calcium to the extent of 400 milligram per day in man। ध्यान रखें, बोन कोई कांस्टेंट मैटर नहीं है, ये सोल्यूबलाइज्ड होती रहती हैं, घुलती रहती हैं और दोबारा ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके और क्या होते रहते हैं, ये जो है बनते रहते हैं। और इस तरह से पर डे एक 400 मिलीग्राम जो है कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। तो ये कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो इम्पोर्टेंट यूजेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने डिस्कस कर दिए। आपको इससे ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस इतना ही तैयार कर लेना है तो सारे क्वेश्चन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हो जाएंगे। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा अभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, उसमें हम कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।